अकेडमी में हम आपके लिए लाए हैं यूकेपीसीएस 2026 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू सीरीज़। आज का पेपर है 2021 में हुआ यूकेपीसीएस का पेपर। आज के क्वेश्चंस आपके यूकेपीसीएस के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में वनडे एग्ज़ाम, समूह या टीचिंग रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट भी होते हैं, पीवाईक्यू आधार भी निर्माण करते हैं, पीवाईक्यू दिशा भी देते हैं आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए पीवाईक्यू के महत्व को जानते हुए 2021 के पीवाईक्यू पे नज़र डालते हैं। पहला है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो आंसर है 5। और वो कहाँ कहाँ से निर्वाचित होते हैं एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल, 5 जिलों से। अगला है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। पहला है, ऑन बॉडीज क्रिएटिंग एक्सटर्नलिटीज, दैट मीन्स बाह्यता सर्जित करने वाली संस्थाओं पर। विदेशी विनिमय लेन देन पर, भार के आधार पे, मूल्य के आधार पे। देखिए, ये चीज़ तो अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाए तो ये तो बड़ा ही नॉर्मल से सेंटेंस है, भार के आधार पे, मूल्य के आधार पे। इनको हम सेंटेंस को काट सकते हैं, इन विकल्पों को काट सकते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं, बाह्यता सर्जित करने वाली और विदेशी विनिमय लेन देन। हम ए और बी में ही अटक सकते हैं और इसका आंसर है विदेशी विनिमय लेन देन पे। अभी होता क्या है, ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। इसमें होता क्या है, जैसे आपको पता होगा शेयर मार्केट काम करती है। अब इसमें क्या हुआ, किसी ने शेयर मार्केट में अपने शेयर्स खरीदे और बहुत तेज़ी से वो फ्लक्चुएट कर रहा है, जल्दी जल्दी मार्केट से बेच रहा है शेयर्स को, जल्दी जल्दी मार्केट से खरीद रहा है शेयर्स को। इस वजह से क्या होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा आता है और निवेशकों को घाटा होता है। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, सट्टेबाजी से बचने के लिए टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो जो 1 साल से, मतलब सामान्यतः ये बोला जाता है कि 1 साल से कम का जो समय होता है, टाइम पीरियड होता है, उसको एक छोटा अल्पकालिक टाइम पीरियड माना जाता है। अगर इस समय पे शेयर्स को बहुत ज़्यादा खरीद बिक्री हो रही है, सिर्फ सट्टे के लिए खरीदा बेचा जा रहा है, तो उसको हतोत्साहित करने के लिए टोबिन टैक्स को अपना लगाया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर आपका पीवाईक्यू है, लेकिन आगामी परीक्षाओं में आ सकता है। भारत में कृषि उत्पादों को बाजार को कौन विनियमित करता है? तो एपीएमसी एक्ट आपने पढ़ा होगा जब, तो इसको बोलते हैं राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति, इंग्लिश में लिखा है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट। एपीएमसी एक्ट होता है, जैसे मंडियाँ होती हैं, अनाज की मंडी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मंडी होती है, तो वो एपीएमसी एक्ट के द्वारा संचालित होती है और उसका राज्य द्वारा नियम बनाए जाते हैं और वो क्रियान्वित होती है। इसमें लिखा है पहला इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। नहीं, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सिर्फ इतना ही है कि कुछ महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद हैं, उनकी आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते। अगर आप ब्लैक मार्केटिंग करते हुए देखे गए तो सीधे जेल जाओगे, आपके ऊपर एनएसए लग सकता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग सकता है। जब कोविड हुआ था तो उस समय इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगाया गया था। तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर है, मेडिसिन्स हैं। तो ऐसे में एक इस तरह का एक्ट जो बहुत जनरल है, तो वह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को पूर्ण रूप से संचालित नहीं कर पाएगा, इसलिए ये। और इसमें है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग, तो सिर्फ ग्रेडिंग और मार्केटिंग की बात कर रहा है ये, बल्कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बहुत ज़्यादा बड़ा और भी क्षेत्र होंगे ग्रेडिंग और मार्केटिंग के अलावा भी। और फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर नहीं, 1956 नहीं, तो एपीएमसी एक्ट। कृषि वैसे भी राज्य का विषय है और यहाँ पे स्टेट लिखा था, तो अगर हम थोड़ा सा और माइंड लगाते, अगर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना था तो हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। यहाँ पे उन्होंने पूछा सही नहीं है, ध्यान रखना है, सही नहीं है पूछा है। तो पहले देखते हैं, इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, डेफिनेटली सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें यूटीज़ में जो मुख्यमंत्री, जो प्रशासक कार्य कर रहे होते हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। यह गैर संवैधानिक निकाय है,
तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका उल्लेख नहीं मिलता। ये एक वैधानिक निकाय है, तो आंसर होगा कि ये आंसर गलत है, ये वैधानिक निकाय नहीं है। इसको भारत सरकार द्वारा बनाया गया था, भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट की मीटिंग के द्वारा इस बॉडी को बनाया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952। तो इस आधार पे ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, बिल्कुल सही। और इस तरह से हमने 54 नंबर के प्रश्न को देख लिया। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। इन्होंने समावेशी विकास बोला है। समावेशी विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को हो, समाज का प्रत्येक वर्ग, चाहे लड़का हो, लड़की हो, इन्वायरमेंट हो, सबको फ़ायदा हो, और ऐसा विकास हो कि आने वाले भविष्य में भी उसका फ़ायदा हो। तो समावेशी सतत विकास। तो जब 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की गई है, लेकिन जैसे 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, लेकिन समावेशी विकास के साथ सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है। तो मैंने आपको ये 11वीं और 12वीं में जो छोटा सा डिफरेंस है वो करवाया। अब इसमें क्या शामिल नहीं था, अब आप ऑप्शंस देखोगे, गरीबी को हटाना, घटाना, तो ये ऑप्शन तो सब में ही होगा, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी है। अब कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है पूरी गरीबी हट गई, 5th पंचवर्षीय योजना है पूरी गरीबी हट गई, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उन सब के अंदर गरीबी को हटाना एक टारगेट रहा होगा। तो इस तरह से ये विकल्प तो हम आसानी से काट सकते हैं। अगला है रोजगार के अवसरों का विस्तार करना। डेफिनेटली भारत में इतनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण गरीबी है, तो उसको दूर करना तो एक महत्वपूर्ण विषय रहा होगा हमेशा से भारत सरकार का। तो ये भी बहुत सामान्य सा विकल्प दिख रहा है हमें। अगला है लैंगिक असमानता को कम करना। डेफिनेटली सी बात है, अभी भी 2026 में भी इतनी ज़्यादा जेंडर डिस्पैरिटी है, लड़के और लड़कियों में इतना ज़्यादा अंतर है, तो उस समय भारत सरकार के समक्ष चुनौती रही होगी। ये भी एक नॉर्मल सा विकल्प है। अगला है पूंजी बाजार को मजबूत करना। ये विकल्प ऐसा है जो इसके साथ मैच नहीं करता, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा ही पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में ज्ञान है तो आपको पता चलेगा कि इस तरह का विषय था ही नहीं पूंजी बाजार के बारे में, ये बहुत अलग विषय है। आइए अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है, कौन सा विकल्प इसमें सही है, आइए देखते हैं। पहला है, यह किसी भी देश को कर्ज देता है, मतलब कोई भी देश चाहेगा कि हमें कर्ज दे दो, तो क्या ये कर्ज देता है? तो नहीं, क्योंकि इसमें कंट्रीज़ आपस में मिलकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो स्पेसिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। सपोज़ कोई देश है जिसका दिवालिया निकला हुआ है, जो रुपये देने की स्थिति में नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकवाद है, वो कर्ज लेने जाता है, तो क्या संभव है कि उसको कर्ज दे दिया जाए? नहीं, किसी भी देश को कर्ज नहीं दिया जा सकता। वो अपना शेयरिंग नहीं कर रहे, अपना कोटा नहीं दे रहे, तो ऐसे में तो सबको नहीं मिल सकता। तो पहला विकल्प गलत। यह सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, बिल्कुल गलत। सिर्फ वर्ड क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम शब्द को दिखा रहा है। जैसे सिर्फ, केवल, इस तरह के शब्द दिखते हैं, उन सबको सेंटेंस को हटा देना ही सही रहता है। ये सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, तो विकसित अमेरिका तो वैसे ही चिड़ा हुआ रहता है। अगर आप देखेंगे, शांति क्लॉज हो गया, पीस क्लॉज हो गया, चाहे डिस्प्यूट्स हो गए WTO के, तो ऐसे में क्या विकसित देश अपने आप को दूर कर लेंगे कर्ज से? नहीं, क्योंकि कर्ज महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश के विकास के लिए, पूंजी निर्माण के लिए कर्ज एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। लेकिन उस स्थिति में जब आप कर्ज को चुकाने की स्थिति में हो, आपका दिवालिया ना निकला हो, देश का दिवालिया ना निकला हो। जैसे भारत सरकार द्वारा 1991 में कर्ज लिया गया था IMF से, अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव करके। अगला देखते हैं, ये सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है। और फिर अगला है, ये देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है। ये बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है, सिर्फ सेंटेंस को जोड़ने के लिए उन्होंने केंद्रीय बैंक की स्थिति को डाल दिया। तो ये विकल्प तो हम पहले ही कट कर सकते थे। जैसे सदस्य देशों को कर्ज देता है, बिल्कुल सही। क्योंकि सदस्य देश जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, USA हो गया, ये सब अपना वोटिंग राइट्स होते हैं इनके अपने, इनका अपना एक भागीदारी है, इनके अपना एक दिया गया योगदान है इस ऑर्गेनाइजेशन में।
तो आंसर होगा सिर्फ अपने सदस्य देशों को कर्ज देता है। अगला है, एक देश के मुद्रा में वृद्धि दूसरे की तुलना में है। मतलब दैट मीन्स कि एक राष्ट्र की मुद्रा की तुलना में दूसरे राष्ट्र की मुद्रा में वृद्धि हो जाए तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। वृद्धि है तो मुद्रा का कमज़ोर होना तो नहीं कहलाएगा, मूल्य का कमज़ोर होना मूल्य ह्रास भी नहीं कहलाएगा। सेम सेंटेंस है, पहले ही कट कर दो। मुद्रा का कमज़ोर होना या मूल्य ह्रास होना दोनों सेम है, दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी विकल्प नहीं होने वाला। फिर अगला है अवमूल्यन है। फिर यहाँ पे इन्होंने रुपये की गिरावट की बात की है, डिवेसमेंट ऑफ अ करेंसी। यहाँ पे भी वही अवमूल्यन है, गिरने की बात की है। भैया मुद्रा गिरी नहीं है, बढ़ी है, तो आंसर है मूल्य वृद्धि। दैट मीन्स सपोज $1 अभी 100 का है, 100 रुपये, मतलब $1 खरीदने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं, और मुद्रा की वृद्धि हो जाए तो $1 देने के लिए आपको 90 रुपये देने पड़ रहे। तो इस स्थिति में क्या हुआ, आपके मुद्रा की वृद्धि हुई है, एप्रिसिएशन हुआ है, उसे अप्रिशिएट किया गया। अप्रिशिएट का मतलब तारीफ करना होता है, तो उस मुद्रा की मूल्य वृद्धि हुई है। अप्रिशिएट करते हो तो किसी भी चीज़ की वृद्धि हो जाती है, मूल्य वृद्धि हो जाती है। ऐसे मुद्रा को भी अप्रिशिएट कर दिया, उसकी भी तारीफ हो रही है, उसकी भी मूल्य वृद्धि हो गई। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहलाती है। अब इससे क्या होगा, जैसे कोई ट्रैवल करने जा रहा है, आपने देखा होगा बहुत से लोग ट्रैवलिंग करने विदेश में जाते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं और मुद्रा का वृद्धि हुई है तो उन लोगों को खूब फ़ायदा होता है। अब पहले उनको $1 दे के वो 100 रुपये देते थे, $1 मिलता था, अब उनको 90 में ही $1 मिल जा रहा है। इस तरह से फ़ायदा होता है। लेकिन निर्यात में हमको लॉस होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब क्या होगा, जो मार्केट है, जो विदेशी मार्केट है, उनका तो पैसा गिर गया ना भारत की तुलना में, तो उनको ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। अब $1 का जहाँ पहले वो 100 रुपये देते थे, अब 90 रुपये दे रहे, तो लेकिन डॉलर तो उनको ज़्यादा देना पड़ेगा ना। पहले वो 100 रुपये के लिए $1 दे देते, अब 90 रुपये के लिए। और सपोज़ कोई 100 रुपये की वस्तु है तो उनको $1 प्लस मतलब और कुछ भी करंट अमाउंट देना पड़ेगा। तो ऐसे जो निर्यात होता है वो महंगा हो जाता है, आयात सस्ता हो जाता है। निम्नलिखित में से अगला सेंटेंस देख लेते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहती हूँ उस टॉपिक का, इसलिए मैंने आपको इसको 2 और 3 लाइन में समझाने की कोशिश करी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुद्रास्फीति बंधपत्र धारक को लाभ पहुँचाती है। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है। इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को काट देते हैं। इसमें लिखा है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, नहीं, बॉन्ड होल्डर्स हो गया, उधार देने वाले लोग हो गए, स्थायी मुद्रा वाले लोग हो गए, इनको किसी को प्रॉफिट नहीं होता। इन्फ्लेशन का मतलब है कि जहाँ पहले आपको एक चीज़ 5 रुपये की मिल जाती थी, वही चीज़ आपको 10 रुपये की मिल रही है। मतलब बहुत महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे आइटम्स पे इतनी महंगाई बढ़ गई है। अब जिसकी स्थायी मुद्रा है, जिसको पहले भी 100 रुपये मिलते थे, अभी भी 100 रुपये की तनख्वाह है किसी की, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि 100 रुपये में जहाँ वो पहले 50 रुपये खर्च करता था, अब उसको 70 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, तो उसको तो घाटा हुआ है। और ऐसा लोग जिन्होंने पहले उधार दिया होगा, सपोज़ किसी ने 100 रुपये का उधार दिया किसी को, तो उसको तो वो जो व्यक्ति 100 रुपये वापस करेगा ना जब मुद्रा की वापसी हुई। लेकिन जिन्होंने 100 रुपये उधार लिए, ये देने वाला हो गया। सपोज़ मैं यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज़ यहाँ पे ये उधार दाता हो गया, उसने 100 रुपये उधार दिया, तो जब सपोज़ मुद्रास्फीति का टाइम पीरियड आया, इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड आया, तो उसको 100 रुपया रिटर्न में मिलेगा, तो उसको तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जिसने 100 रुपया लिया होगा उसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि उस समय पे उसने 100 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और उसको रिटर्न उतना ही करना पड़ा। अगर वो अब लेता 100 रुपया तो उसको कम प्रॉफिट होता। तो इस तरह से मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। अगला है 1991 के आर्थिक सुधारों के तहत
भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हुआ? जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बड़ा है। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की स्थिति क्या है, किस तरह से जीडीपी में लगातार गिरावट आ रही है। आई थिंक 18% से 17% के बराबर जीडीपी के योगदान है एग्रीकल्चर का, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 46 और 45% के आसपास। अगला है एफडीआई का अंतः प्रभाव पड़ा। डेफिनेटली एफडीआई की मात्रा भारत में बढ़ी है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, ये तो बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा $750 बिलियन का कोष बना था। इससे यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो ये दोनों ही सही है। एफडीआई का अंतः प्रभाव भी पड़ा है, विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई है। अगला है स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो आंसर है कंपनी के कर्मचारियों को, या कंपनी के कर्मचारियों को, क्योंकि जो कंपनी के लिए कार्य करते हैं उनको कुछ प्रॉफिट में, उनको कुछ डिस्काउंट में ये शेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गए कंपनी के कर्मचारियों को। इस तरह से हमने 60 क्वेश्चंस तक पीवाईक्यू को देख लिया 2021 के और आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। और बस एग्ज़ाम को निकालने का एक ही विकल्प है कि आप क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करते जाइए और बहुत बार रिवीजन कीजिए। यही की है एग्ज़ाम्स को सॉल्व करने की, क्योंकि प्रीलिम्स इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि कई बार आपको आती हुई चीज़ें भी आपके माइंड से गायब हो जाएंगी एग्ज़ाम हॉल में। तो उससे बचने का एक ही उपाय कि बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उत्साह बना रहे आपके लिए इसी तरह के क्वालिटी वाले क्वेश्चंस, क्वालिटी वाले कंटेंट को बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिया जीएस एकेडमी। मिलते हैं अगली वीडियो में।